अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 28 और इस तरह से पढ़ेंगे कि समझ में आएगा और मज़ा आएगा। देखो भाई, पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको सिर्फ हमने जो है रट लिया और पास हो गए, नहीं, बल्कि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो समझ के पढ़ते हैं ताकि चीज़ें अच्छी लगें। तो MCQs हैं बेसिकली, आपको पता है। तो मैं यहाँ पर इसका आपको जो है वो बता दूंगा कि लॉजिक क्या है इधर, और इधर इसका सलूशन दे दूंगा। तो चले आ जाएँ, इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो बुक खोल ली है, आप लोग भी जो है वो बुक को ओपन कर लें। तो सबसे पहले MCQs हमारे पास जो है वो देख लेते हैं। MCQs, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ डैश इज ऑब्ट्यूज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज क्या होता है, और ये पूरा चैप्टर कर चुके हैं और ये वर्ड कई बार इस चैप्टर में आया था, तो हमें पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो कि 90 से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक एंगल 1 है, ठीक है, कोई भी आपके पास जो है वो एंगल 1 है और वो ऑब्ट्यूज है, तो इसका मतलब ये है कि वो 90 से ग्रेटर होगा। अगर 90 से ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज होगा। आपने यही बात जो है वो थ्योरम में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक एंगल आपके पास बन रहा है। अब डायग्राम देखो कुछ इस तरह की है। ये फिर अंडा बन गया है, लेकिन इसको सर्कल करते हैं वरना ये अंडा लग रहा है। इसको सर्कल बनाते हैं। तो ये लो, ये तो सर्कल बन गया हो, फिर ये अंडा ही बन रहा है। चलो, अंडे इतने महंगे हो गए ना, अब दीवार पे ही बन सकते हैं, वैसे ख़रीदना मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कल बन गया है। अब इस सर्कल में आपने बताना है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो कहाँ पर बन रहा होता है, बेसिकली कौन सी आर्क पर बन रहा होता है। तो ये आ गया आपके पास कॉट, ठीक है। मैं यहाँ पर ये पहला डिटेल में समझाऊंगा, बाकी आपको जो है वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। तो ये वाली जो आर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक ये माइनर है। ये क्या है आपके पास, ये माइनर है। और यहाँ से लेकर ACB तक जो आर्क है आपके पास, ये मेजर है, क्योंकि ये बड़े हिस्से में बन रही है। ये वाली आर्क बड़े हिस्से में बन रही है, इसीलिए ये मेजर है, और ये इसका सेंटर आ गया। तो अब आपको मेजर और माइनर आर्क पहचानने में आसानी हो गई होगी। और सेंटर से आपने दो लाइंस को आपस में मिलाकर जो है वो एक और सर्कल क्रिएट कर लिया। एक एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ पर बन रहा है जो सेंट्रल एंगल है, और एक एंगल ये बन रहा है। तो आपने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो आपके पास मेजर एंगल है। इन दोनों में से कौन सी आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो आपके पास जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो देखो, हमारे पास जो माइनर आर्क पर जो एंगल बनता है, यानी ये वाली आर्क पर AB की मदद से जो एंगल बनता है ना माइनर आर्क पर, वो हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज। ये एंगल जो बन रहा है ना C, ये बन रहा है ACB यानी मेजर आर्क पर। तो हमारे पास जो माइनर आर्क पर एंगल बन रहा है वो कौन सा है, AB। देखो फिर से समझो, C एंगल अगर आपको बनाना है तो ACB देखना पड़ेगा, है ना। तो यानी ये मेजर हिस्सा हो गया, तो C एंगल मेजर हिस्से पे बन रहा है। अच्छा, माइनर हिस्से पे कौन सा एंगल बन रहा है, AB, ये माइनर हिस्सा है, और इस पर ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया, ये वाला एंगल आपके पास ऑब्ट्यूज होता है, यानी 90 से बड़ा होता है। तो सबसे पहले का जो आपके पास जवाब है वो है माइनर आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो आपके पास ऑब्ट्यूज है। ए इसका था। अच्छा, दूसरे में बोलना है डैश इज अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड इट्स कॉट। अच्छा देखो भाई, डैश इज अ सेगमेंट, आपके पास वो रीजन होता है जो कि कॉर्ड से बनता है। यानी अगर आप कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो एक सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। और सर्कुलर रीजन भी होता है, यानी ये सर्कुलर भी होता है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो रीजन जो कि सर्कुलर हो, देखो यहाँ से A से लेके B तक एक छोटा सा सर्कुलर हिस्सा नज़र आ रहा है, ये एक सर्कल है और इसका एक छोटा सा ये आर्क है। तो ये आपके पास क्या है, सेगमेंट। और कॉर्ड की मदद से जो हिस्सा बनता है वो आपके पास होता है सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड आ गया, सेगमेंट बी में है आपके पास सेगमेंट। मैंने कहा था ना, पहला अगर आप समझ लोगे तो फिर बाकी समझ में आते ही रहेंगे। अब आपके पास है लिखा हुआ है इफ़ 2x दिया हुआ है इज द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ माइनर आर्क देन द सेंट्रल एंगल ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज। अच्छा,
सिंपल सी बात है कि आपको जो माइनर आर्क पर एंगल दिया हुआ है ये वाला, देखो याद रखना ए बी ओ माइनर आर्क है, ए बी सी मेजर आर्क है क्योंकि बड़ा हिस्सा है। तो माइनर आर्क पर अगर आपके पास एंगल 2x बन रहा है तो मेजर आर्क का एंगल क्या होगा? मेजर आर्क का एंगल होगा आपके पास 4x। अब ये x क्या है? ये एंगल है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास ये जो माइनर एंगल है ये 2x है तो मेजर एंगल 4x होगा। अब कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास है x1, यानी जो ये सेंट्रल एंगल बन रहा है माइनर आर्क पर ये है x1, और जो मेजर एंगल बन रहा है, मतलब जो मेजर आर्क पर एंगल बन रहा है वो आपके पास 2 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 2x इज इक्वल टू 4x। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये प्रूफ हो कैसे रहा है। अब यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ x1 और यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ x2, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो x1 होगा, ये वाला एंगल आपके पास x2 होगा। तो x1 आप ले लो 20, ठीक है, और x1 आप ले लो 40 और x2 आप ले लो 20, यानी ये वाला एंगल आपके पास 20 है, ये वाला 40 है। तो अब यहाँ पर आप रख दो x1 कितना लिया था आपने? 40, ठीक है, और x2 कितना लिया था आपने? 20। तो ये कितना हो गया? 80, और 4 मल्टीप्लाई बाय 20 ये भी 80 हो गया। तो देख रहे हो, ये बात प्रूफ हो गई कि अगर आपके पास ये वाला एंगल x1 वाला एंगल अगर आपके पास 40 है तो x2 वाले एंगल के साथ अभी आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x1 इक्वल टू 2x2, ऐसे भी हो सकता है ये, लेकिन उन्होंने 2 लगा दिया था तो इसलिए हमने भी यहाँ 2 काउंट कर इसको जो है वो सॉल्व किया, ठीक है। तो ये आपको ये बात जो है वो यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। तो अब जो है वो इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करके अपना आगे वाला सवाल करते हैं। तो इसका हमारे पास क्या आएगा? 4x। अगर आपके पास माइनर एंगल 2x है तो मेजर एंगल 4x आएगा, जब जाके बराबर होंगे दोनों। अच्छा, अब आपके पास चौथे में कहते हैं इफ़ 2x एंड 60 आर द मेजर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। अच्छा देखो, सेम सेगमेंट है, ये तो आपके पास अलग अलग बन रहे थे ना। सेम सेगमेंट की कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर देख लो, यहाँ पे बना लेता हूँ। सेम सेगमेंट की कंडीशन क्या होगी? ये आपके पास एक सर्कल आ गया। अब सर्कल में आपने एक कॉर्ड बना ली, अब इस कॉर्ड से आप, और ये आपके पास सेगमेंट हो गया 1। अब इस सेगमेंट से आप सर्कल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी एंगल बनाओ वो सेम ही आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने A और B को मिलाकर यहाँ पर बना लिया आपके पास एंगल P और 30 का बना लिया फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं एंगल B को यहाँ पर मिलाऊँ, वर्टेक्स B को यहाँ पर मिलाऊँ और वर्टेक्स A को यहाँ पर मिलाऊँ, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो 30 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेगमेंट यानी ये सेम है, सेम सेगमेंट का इस्तेमाल करके मैं ऊपर एंगल बना रहा हूँ। तो अगर मैं A से लाइन को छोटा करता हूँ तो B से लाइन बड़ी हो रही है खुद ब खुद। इसी तरह से मैं एक A से लाइन को बड़ा कर रहा हूँ तो B से छोटी हो रही है, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को खुद एडजस्ट कर लेंगी। तो अगर आप सेगमेंट या कॉर्ड फिक्स रखकर एंगल बनाओगे तो वो हमेशा आपके पास सेम बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास इन्होंने 2x दिया हुआ है ना, तो इसको ऐसे करना होगा आपको कि 2x इक्वल टू 60, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 इजाफी दिया हुआ है तो इसे हम ख़त्म कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास 30, ठीक है। तो 30 आपके पास असल एंगल आ रहा है। अच्छा, ऊपर भी आपके पास एक बन रहा था, ये D पे बन रहा था, ठीक है, D ये था, और 30 आपके पास बन रहा है, ये भी D पे बन रहा है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, मैंने सेगमेंट ड्रॉ करके आपको करके दिखा दिया। अच्छा, अब देखो 5वें में यही चीज़ दोबारा इस्तेमाल हो रही है, अब उलट करके पूछ रहा है द इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है माइनर आर्क पर। तो जो माइनर आर्क पर आपके पास एंगल बन रहा है वो क्या होगा? ऊपर तो हमसे जो है वो पूछा था ऑब्ट्यूस वाला ना, अब आपके पास माइनर आर्क पर। तो देखो माइनर आर्क पर जो एंगल बनता है आपके पास वो भी ऑब्ट्यूस होता है। ये ऊपर वाला ही सवाल है, बस घुमा के पूछ लिया है। पहले पूछा था कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन सी आर्क पे बन रहा है, अब यहाँ पे पूछ लिया है माइनर आर्क पे कौन सा एंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने पूछ लिया आपका नाम क्या है, फिर मैंने बोल दिया नाम क्या है आपका, एक ही बात है।
दो तरीके से कही है ना। तो यहाँ भी वही बात है, पहले उन्होंने कहा कि माइनर आर्क पर जो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी आर्क पे बनता है, अब उन्होंने आर्क का नाम ले लिया है और कह रहे हैं कि माइनर आर्क पर कौन सा एंगल बनता है। तो माइनर आर्क पर हमने सबसे पहले एमसीक्यूज में पढ़ा कि ऑब्ट्यूज बनता है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा ऑब्ट्यूज, 5 है हमारे पास ऑब्ट्यूज, TUS ऑब्ट्यूज, ठीक है ऑब्ट्यूज। अच्छा, अब इसी को दोबारा इस्तेमाल करके हमने 6 भी करना है। ऑब्ट्यूज हमारे पास किस में आ रहा है, ऑब्ट्यूज हमारे पास बी में आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा ध्यान रखना होगा कि आगे पीछे ना हो। द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ मेजर आर्क, अब मेजर आर्क पर जो एंगल बनता है वो या ऑब्ट्यूज होता है या एक्यूट होता है, ये आपने बताना है। तो देखो मेजर आर्क पर ABC मेजर आर्क है ये वाली, इस पर जो एंगल बनता है ना वो हमेशा आपके पास एक्यूट बनता है। तो ACUTE एक्यूट, क्योंकि हमने थ्योरम से पढ़ रखा है कि ये एंगल जो है ना इसके साथ 2x मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जब भी जाके वो आपके पास 90 के बराबर, मतलब जब भी जाके वो आपके पास O के बराबर आता है, सेंट्रल एंगल के बराबर आता है। अच्छा, तो क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, फिर अंडा बन गया, ये सर्कल के बजाय अंडे पता नहीं क्यों बन रहा है, आप बेहतर बनाए। ये आपके पास सर्कल है। अच्छा, सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग पढ़ चुके हो कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हों। देखो ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ से मैंने जो मिलाया ये चौथा वर्टेक्स हो गया। तो सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल में आपके पास जो अपोजिट एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन्हें नाम दे देता हूँ 1 2 कर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 के अपोजिट क्या है, बिल्कुल सही 3। 1 के अपोजिट यहाँ देखें वहाँ नहीं देखें, तो 1 के अपोजिट 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम होगा ना वो 180 होगा, ठीक है। ये सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल की खसूसियत है। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 का जो सम है ये भी 180 होगा। तो ये सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो सम कितना होता है अपोजिट एंगल्स का, 180, ठीक है भाई। ये आपको लॉजिक भी मिल गया, प्रूफ भी मिल गया, और थ्योरम से हमने ये चीज़ें प्रूफ कर ली थी, तो हमें ये बात पता भी है। अच्छा, तो रिमूव करते हैं इसको, ताकि जो है वो सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल में बन रहा है, और ख़ास तौर पे सिर्फ सर्कल में नहीं बनता, बल्कि सर्कल के जो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, उस क्वाड्रिलेटरल का सरकमफेरेंस पे वर्टेक्स टच हो रहे होते हैं, यानी जो वर्टेक्स हैं वो सरकमफेरेंस पर टच कर रहे होते हैं चारों। 3 भी करेंगे तो वो सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, चारों करने चाहिए। तो ये ख़ास खसूसियत है इसकी। अब पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज, अच्छा अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल में बन जाए तो वो आपके पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है। याद रखना, ये याद रखने वाली बात है कि कोई आपसे पूछ ले कि सदर कराची में कहाँ पर है, तो आप बोलोगे कि चिड़ियाघर के पास, तो याद रखने वाली बात है ना। अब इसमें लॉजिक क्या है कि भाई चिड़ियाघर है तो सदर होगा वहाँ पर, नहीं भाई, क्योंकि चिड़ियाघर के पास मतलब आपने देखा होगा शायद चिड़ियाघर तो उधर उसके करीब है सदर, तो सफारी पार्क के करीब तो नहीं है ना सदर, वहाँ से तो बहुत दूर है। अब आपसे कोई पूछ ले कि ND यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आप बोलोगे भाई ND यूनिवर्सिटी रोड पर है गुलशन में, तो ऐसे तो नहीं बोलोगे ना सदर में। तो याद रखने वाली चीज़ है, तो आप याद रखते हो। तो यहाँ भी ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर पैरेललोग्राम बन रहा है सर्कल में तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अच्छा, अ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इज डैश देन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क। तो देखो भाई सेंट्रल एंगल ये वाला होता है, और सेंट्रल एंगल जो है ना वो ग्रेटर होता है। मैं ये बात जब बच्चों को कहता था ना कि अगर आप 2C करोगे तो जब जाकर वो O के बराबर आएगा, तो बच्चे बोलते थे सर डबल तो यहाँ पर 2C हुआ, यानी डबल तो मेजर आर्क हुई। देखो मेजर आर्क को आपको डबल करने के लिए 2 लगाना पड़ रहा है, तो वो तो डबल नहीं है, असल में डबल है ये। अगर मैं C की वैल्यू देखूँ ना तो C आपके पास होगा, अगर मैं C की वैल्यू देखूँ ना तो C आपके पास होगा 20, और अगर मैं एंगल O की वैल्यू देखूँ ना, एंगल O की वैल्यू, तो वो होगी आपके पास 40। तो डबल क्या हुआ, C या O? बिल्कुल O डबल हुआ, क्योंकि आपको C के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है O के बराबर लाने के लिए, तो इसीलिए O डबल है। तो माइनर आर्क पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है, मेजर आर्क पर बनने वाला एंगल डबल नहीं होता। अगर वो डबल होता तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा होता।
ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पर जो एंगल बनता है आर्क की मदद से, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। इक्वल नहीं लगाना, ग्रेटर लगाना, GREATER, ग्रेटर। अच्छा ये कौन सा था, ये हमारे पास सी था, है ना, सी था। अच्छा अब इसी तरह से लास्ट 10th है, द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज। तो सेंट्रल एंगल का सम आपके पास 360 होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर बन रहा है ना, अब मैं इसी को कंप्लीट कर दूँ तो एक सर्कल और बन गया सेंटर पर। देखो यहाँ पर ये सेंटर है आपके पास, ये किसी भी चीज़ का सेंटर है, ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, और यहाँ पर आपके पास सेंट्रल एंगल बन रहा है, ये सेमी सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 180, है ना, और ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 180, है ना। तो सेंट्रल एंगल जो बनते हैं, यहाँ पे देखो प्लूरल लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सेंट्रल एंगल्स। देखो आपको ना ये प्लूरल सिंगुलर भी सवाल में पहचानना आना चाहिए। अगर वो बोलते हैं ना सेंट्रल एंगल तो फिर 180 होता, लेकिन उन्होंने कहा सेंट्रल एंगल्स, यानी जो सेंटर पे एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है। तो 180 + 180 इक्वल टू 360 होता है ना। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम आपके पास 180 होता है। तो इस प्लेट लाइन पे जो डाउनवर्ड एंगल बनेगा उसका सम भी 180 होगा। तो 180 + 180 कितना हो गया, 360। तो आपके पास आंसर आ रहा है 360। तो 360 आपके पास सी में है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ तरतीब थी इन सवालों की, तो जो हमने सक्सेसफुली कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ना आंसर्स मैच कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ना हमारा थोड़ा वेरिफिकेशन भी हो जाए कि हमने काम सही किया है या गलत तो नहीं कर दिया। अच्छा पहले वाले का जवाब था आपके पास ए, दूसरे वाले का जवाब था आपके पास बी, तीसरे वाले का जवाब था आपके पास डी, चौथे वाले का जवाब था आपके पास डी, पांचवें वाले का जवाब था आपके पास बी, और एक्यूट ए बी, सातवें का जवाब था आपके पास सी, सातवें नहीं सॉरी आठवें, सातवें का था आपके पास बी, सातवें का था आपके पास बी, आठवें का था आपके पास सी, 10वें का था आपके पास बी, और सॉरी 90 का था आपके पास बी, और 10वें का था आपके पास सी। तो ये हमारे तमाम ही बिल्कुल सही हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लॉजिक्स भी मैंने बता दी, मैंने सिर्फ इसको मतलब इसके आंसर्स नहीं दिए बल्कि आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाया ताकि आपको और अच्छा समझ में आ सके। लेकिन फिर भी कुछ ना समझ में आओ तो पूछना, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें।